मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रिंग मैम। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 फर्रुख नगर की सैर। इसमें फर्रुख नगर के विषय में बताया गया है, वहाँ की जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में बताया गया है कि एक परिवार है, राकेश का परिवार, वो फर्रुख नगर देखने जाता है, तो उसी का इसके अंदर वर्णन किया। तो चलो पढ़ते हैं हमारा पाठ। इस पाठ में 18वीं सदी के आरंभ में बसाए गए फर्रुख नगर नामक नगर के विषय में जानकारी दी गई है, जिसका पुरातत्व विभाग द्वारा पुनरुत्थान किया गया है, जो कि पुनरुद्धार किया गया है तथा जो दिल्ली से निकट होने के कारण पर्यटकों का आकर्षक केंद्र बन गया है। इस नगर की नींव मुगल शहजादे फर्रुखसियर ने 1711 ईस्वी में रखी थी। दुर्भाग्यवश फर्रुखसियर बचपन से ही रोगग्रस्त रहा था, अतः कुछ ही वर्ष शासन करने के पश्चात अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस नगर का निर्माण पूरी तरह लगभग 15-20 वर्ष बाद ही हो पाया था। तो पढ़ते हैं हम इससे चैप्टर के बारे में। फर्रुख नगर हरियाणा प्रांत में गुड़गांव यानी गुरुग्राम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मुगलकालीन नगर है। तो फर्रुख नगर है वो हरियाणा प्रांत में है। गुड़गांव जो है उससे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक मुगलकालीन नगर है, यानी जो कि कुछ वर्ष पूर्व तक खंडर के रूप में था, और जो थोड़े समय पहले कुछ वर्ष पूर्व क्या था, खंडर के रूप में था, ये टूट फूट गया था। पुरातत्व विभाग ने इस नगर को नया रूप देने के लिए अनेक पग उठाए, और पुरातत्व विभाग है उसने इसको नया रूप देने के लिए कदम उठाए, यानी कि इसको फिर से इसका सही से निर्माण, यानी कि जो टूट फूट गया था उनको सही करवाया। अब इस नगर को देखने वाले पर्यटकों की संख्या की वहाँ भीड़ लगी रहती है। राकेश का परिवार भी इस नगर को देखने हेतु पिछले रविवार को गया था कि यहाँ पर जो लोगों की है पर्यटक है उनकी भीड़ लगी रहती है इसको देखने के लिए। तो जो राकेश का परिवार है वो भी इस नगर को देखने के लिए पिछले रविवार को गया था। आइए राकेश से इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के विषय में जानकारी प्राप्त करें। प्रातःकाल का अल्पाहार करने के पश्चात, अल्पाहार मतलब ब्रेकफास्ट जो सुबह करते हैं वो, प्रातःकाल का अल्पाहार करने के पश्चात अपनी कार में बैठकर हमारा परिवार फर्रुख नगर पहुंच गया। कार से उतरकर हमने नगर के चारों ओर दृष्टि डाली तो हम विस्मित रह गए, यानी आश्चर्य में रह गए। तो ये राकेश आपको बता रहा है कि वो जब सुबह प्रातःकाल ब्रेकफास्ट के बाद में वो कार में बैठकर फर्रुख नगर को देखने के लिए पहुंचे, तो उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी, कितना सुंदर रहा होगा यह नगर अपने समय में, मैंने अपने पिताजी से कहा। तो राकेश वो अपने पिताजी से कहता है कि यह नगर अपने समय में कितना सुंदर रहा होगा। निसंदेह बेटा राकेश, चलो इस नगर के विषय में किसी गाइड से बातचीत करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, पिताजी ने कहा। फिर पिताजी ने कहा कि कोई गाइड कर लेते हैं और उस गाइड से हम इस की जानकारी प्राप्त करते हैं अच्छे से। शीघ्र ही हमने एक गाइड से संपर्क किया, तो उसने हमें इस नगर के इतिहास के बारे में बताना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने एक गाइड रख लिया, तो गाइड ने उन्हें इस विषय में बताना प्रारंभ किया। उसने बताया कि इस नगर की नींव 1711 ईस्वी में तत्कालीन मुगल राजकुमार फर्रुखसियर द्वारा रखी गई थी। तो गाइड ने सबसे पहले बताया कि ये जो नगर है उसकी जो नींव है वो 1711 ईस्वी में उस समय के जो राजकुमार थे फर्रुखसियर उन्होंने रखी थी, परंतु इसका निर्माण तत्कालीन मुगल सम्राट के दरबारी ने करवाया था। कि फर्रुख नगर की जो नींव है वो तो फर्रुखसियर ने रखी थी, लेकिन इसका निर्माण है वो उसके मुगल सम्राट के एक दरबारी ने करवाया था। उस दरबारी का नाम था फौजदार खान। वह इस क्षेत्र का जागीरदार था तथा 1738 ईस्वी में तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे नवाब की उपाधि प्रदान की थी। तो बता रहे कि वो उस समय का जागीरदार था, और 1738 में जो मुगल शाह रंगीला थे सम्राट, उन्होंने उसे नवाब की उपाधि दे दी थी। फौजदार खान ने इस नगर का निर्माण करने के पश्चात 1733 ईस्वी में यहाँ एक शीश महल भी बनवाया था। कि उन्होंने इसका निर्माण तो करवाया, इसके बाद में एक शीश महल भी बनवाया था, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। फौजदार खान के उत्तराधिकारी इस क्षेत्र पर नवाबों के रूप में लगभग 120 वर्ष तक राज्य करते रहे। कि जो फौजदार खान के उत्तराधिकारी थे वो इस क्षेत्र पर नवाबों के रूप में 120 वर्ष तक राज्य उन्होंने किया, परंतु 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण
1858 में यह क्षेत्र अंग्रेजी राज्य का भाग बन गया। कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर ये जो 1858 है में अंग्रेजी राज्य का भाग बन गया। पिताजी ने गाइड से कहा, यह तो इस नगर का इतिहास, अब आप हमें यहाँ के दर्शनीय स्थल दिखाइए कृपया करें। तो वो कहते हैं कि ये तो आपने इस नगर के विषय में मुझे हमें बता दिया कि नगर किसने निर्माण करवाया इसका और पुनरुत्थान, तो अब आप हमें इसमें और भी जो फर्रुख नगर में और देखने वाले जो स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनके बारे में बताइए। जी जनाब कहकर गाइड सर्वप्रथम हमें शीश महल के समीप ले गया। तो जो गाइड था उसने सबसे पहले हमें शीश महल के पास ले गया। 1858 ईस्वी में नवाबों के पदच्युत हो जाने, पदच्युत का मतलब है जो अपने पद या दर्जे से हट जाता है, तो उनके पदच्युत हो जाने के बाद इस शीश महल की दशा धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और आधे से अधिक मिट्टी में दब गया। कि उनके अपने पद से हटने के बाद में जो नवाब थे उनके हटने के बाद में इसकी हालत है वो बिगड़ती गई धीरे धीरे और ये मिट्टी में दब गया। कुछ वर्ष पहले हरियाणा पुरातत्व विभाग ने इसका पुनरुत्थान करने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ ही समय पहले जो पुरातत्व विभाग है उसने इसका पुनरुद्धार यानी नवीनीकरण करने की योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप इसकी पश्चात इसे नया रूप दे दिया गया है। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जो टूट फूट जाते हैं उनको सही करवाया गया, तो उसके बाद में इसको ठीक करवाया गया है। शीश महल का निर्माण 1733 ईस्वी में हुआ था, जिसमें प्रयुक्त होने वाला पेयजल एक बावली से आता था। कि शीश महल का निर्माण है वो 1733 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो पानी आता है वो पेयजल है वो एक बावली से आता है, जिसे अली गौस खान की बावली कहा जाता है। शीश महल के नीचे भूगर्भ में तहखाने भी बने हुए हैं और शीश महल में जो नीचे हैं वो भूगर्भ में तहखाने भी बने हुए हैं। गाइड ने बताया कि ग्रीष्म के महीनों में नवाब अपना दोपहर का समय इन्हीं तहखानों में बिताते थे। कि जो शीश महल है उसके अंदर एक बावली है जिसमें जो पानी है वो बावली से आता है, और दूसरा बताया कि इसके अंदर भूगर्भ तहखाने यानी अंडरग्राउंड बने हुए हैं। और उसने गाइड ने ये भी बताया कि जो सम्राट थे वो गर्मियों में यहीं पर अपनी दोपहर में बिताया करते थे। फिर बताते हैं कि शीश महल के भीतर नवाब द्वारा प्रजा से भेंट करने हेतु एक विस्तृत हॉल भी है तथा शीश महल में एक बड़ा हॉल है जिसमें जो राजा है वो प्रजा से भेंट करते थे, जिसे दरबार आम कहते हैं। खुदाई के फलस्वरूप इस हॉल में सामने फव्वारे भी मिले हैं, और जब खुदाई की तो इस हॉल के सामने हैं फव्वारे भी मिले हैं। इस फव्वारे में पानी भूमि के नीचे बने जलमार्गों द्वारा पहुंचाया जाता था, और इसमें फव्वारों में पानी आता था कि भूमि के नीचे जो जलमार्ग बने हुए हैं वहाँ से। यह पानी एक कुएं से आता था जो कि शीश महल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर 8 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। कि यह पानी है वो कुएं से आता था जो शीश महल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर और 8 मीटर की ऊंचाई पर है। पानी कुएं से निकलकर एक हौज में डाला जाता था तथा वहां से बहकर जलमार्गों द्वारा यह फव्वारे तक पहुंचाया जाता था। कुएं से पानी निकालने हेतु सेवक रखे हुए थे, और कुओं से पानी क्या करते थे कि कुओं से पानी निकाल के एक हौज में डाला जाता। तो हो जाता है कि जहाँ पर पानी इकट्ठा करते बड़ा सा वो बना देते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा करें, और फिर वो पानी है वो बहकर जलमार्ग द्वारा जो रास्ता बनाया हुआ था जल जाने का वहाँ पर जलमार्ग द्वारा यह फव्वारे तक पहुँचता था। और जो कुएं से पानी है वो किस तरह से निकालते थे, जो सेवक होते थे वो निकालते थे कुएं से पानी। मोटर वगैरह नहीं होती थी, क्या करते थे पानी है वो सेवक व्यक्ति आदमी उनसे निकाला करते थे। बाकी का चैप्टर बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class, we have completed our reading of chapter number 4 of History, Colonialism and Tribal Societies. Today we do the exercise and short question answer of this chapter. So let we continue our class with the first part, fill in the blanks. First is dash is the term which is used to collectively refer to the indigenous group of India. कि उस टर्म को बताइए जो इंडिजीनियस ग्रुप ऑफ इंडिया के लिए यूज़ होती है, तो वो है आदिवासीज, ADIVASIS, आदिवासीज। सेकेंड इज द डैश ग्रुप हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड कल्चर,
तो आंसर इज ट्राइबल, कि किन की खुद की आइडेंटिटी थी और संस्कृति थी। तो जो आदिवासी लोग थे, जो जनजातियां थी, उनकी खुद की आइडेंटिटी थी और उनका खुद का कल्चर था। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स द सब्सिस्टेंस वॉज मेट थ्रू द यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कि कॉलोनियल पीरियड से पहले जो ये लोग थे वो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते थे। ठीक है। फोर्थ है विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश देयर वे ऑफ लाइफ वॉज डिस्टर्प्टेड लीडिंग टू सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इश्यूज़, कि ब्रिटिश के आने से इन लोगों के जीवन में तनाव पैदा हो गया, अवरोध पैदा हो गया, इनके जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से। फिफ्थ इज द अर्लियर जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड कम टू एन एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, कि जो जॉइंट ओनरशिप था लैंड का, मतलब कि जो पहले लैंड जिसके पास थी वो ख़त्म हो गया, इंट्रोडक्शन हुआ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। सिक्स्थ इज लॉस ऑफ कस्टमरी राइट्स ओवर द फॉरेस्ट डिप्राइव्ड देम ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल, कि जो कस्टमरी राइट्स इन्होंने खो दिए थे फॉरेस्ट के ऊपर से, तो इनके रिसोर्स जो थे सर्वाइवल के लिए वो भी ख़त्म हो गए थे। सेवंथ इज द ट्राइबल रिएक्शन टू द colonial rule can be studied under 3 phases. The second phase from 1860 to 1920 saw tribal reaction to new political, religion and agriculture issues, कि 1860 से 1920 तक जो सेकेंड फेज चला रिवोल्ट का, उसने इनके धार्मिक, आर्थिक धार्मिक, राजनीतिक और जो एग्रीकल्चरल इश्यूज थे उनमें एक नया चेंज लेके आया। अब है मैच द फॉलोइंग्स। आपका मेघालय, असम, मुंडा रेबलियन, आदिवासी, मनीलैंडर, झारखंड, संथाल्स, काशी ट्राइब, इंडोजीनियस ग्रुप ऑफ इंडिया, कामरूप एंड दरंग, बिरसा मुंडा और जमींदार। तो मेघालय को हम मैच करेंगे बी से काशी ट्राइब्स, आसाम को हम मैच करेंगे डी से कामरूप एंड दरंग, मुंडा रेबलियन बिरसा मुंडा, आदिवासी इंडोजेनियस ग्रुप ऑफ इंडिया, मनीलैंडर्स जमींदार्स एंड झारखंड संथाल्स। Okay students, now we do the true false of this chapter. Our first is Tikandrajit led the Manipuris in fierce battle against the colonial power but they faced defeat. This is true. बेटा मैं हिंदी नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने चैप्टर में पूरा रीड किया हुआ है, तो इतना दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आफ्टर द ब्रिटिश रिसीव्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल इन 1764 दे वांटेड टू बिल्ड ए रोड which linked the Brahmaputra and the Surma Valley. This is also true. Third is a housing tax was imposed in 1860 which was followed by an income tax. This is also true. A series of uprising broke out in Assam in 1893-94 when the government imposed high rates of revenue on the people. This is true. Birsa Munda was the leader of Munda Rebellion. True. The Munda Rebellion was fueled by the growing exploitation that the tribe faced under the Jamidars. This is also true. Now we do the short question answer of this chapter. Our first short question is who was Birsa Munda? कि बिरसा मुंडा कौन थे? तो अभी हमने ट्रू फॉल्स में भी पढ़ा था, बिरसा मुंडा was the leader of the Munda Rebellion, कि बिरसा मुंडा मुंडा रेबलियन का लीडर था। सेकेंड इज what fueled the Munda Rebellion, कि मुंडा रेबलियन को मतलब किसने फ्यूल्ड किया, किसने उसको फ्यूल्ड का मतलब वैसे तो ईंधन होता है, तो किसी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको यहाँ पे पूछा गया है। द मुंडा रेबलियन वॉज फ्यूल्ड बाय द ग्रोइंग एक्सप्लॉयटेशन, कि इसको किसने उग्र किया, किसने इसको होने के लिए मतलब तैयार किया या फोर्स किया। तो एक्सप्लॉयटेशन जो था दैट द ट्राइब फेस्ड अंडर द जमींदार्स, की जो ट्राइब के अंदर में जमींदार ट्राइब फेस कर रहे थे जमींदार्स के अंडर में, तो इसने इसको फ्यूल किया। थर्ड इज हु वर आदिवासीज, तो आदिवासी कौन थे? आदिवासीज इज द टर्म विच इज यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर टू द इंडोजेनियस ग्रुप ऑफ इंडिया, कि कौन थे? आदिवासी टर्म उन लोगों के लिए यूज होती है जो इंडिजीनियस ग्रुप ऑफ इंडिया थे, मतलब भारत के जो पहले इंडोजीनियस लोग थे, जो उनका ग्रुप था, उसी को आदिवासी कहते हैं, जो ब्रिटिश के आने से पहले भारत के अंदर रहती थी। अब है
Why did the tribals revolt against the British rule? कि जो ट्राइबल हैं उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रूल रिवोल्ट क्यों की, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने क्रांति क्यों की? गिव टू रीजन्स, TWO, 2 रीजन्स, कि 2 कारण बताने हैं हमें। तो आप लोगों को वैसे भी पता है, मैंने नॉर्मली जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश रूल आने से जो इंडिजीनियस लोग थे उनका जीवन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने उनकी जो लैंड थी उसको भी ले लिया था, नए उन्होंने लैंडर्स बना दिए थे, लैंडलॉर्ड्स बना दिए थे। वो जो फॉरेस्ट में रहते थे तो उनका वहाँ से भी उन्होंने कस्टमरी जो राइट था वो भी ले लिया था। तो बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन हम 2 रीजन्स देंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, कि जो नए नए रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम आ रहे थे ये एक कारण था, ठीक है, कि उन लोगों से उनकी लैंड लेके उन्हीं के ऊपर रिवेन्यू, उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, उन्हीं से रिवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था। तो ट्राइबल जो पीपल थे वो इस चीज़ को पे नहीं कर पा रहे थे, फिर वो उनके दास बनते जा रहे थे। तो इसीलिए सबसे पहला कारण था कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इज कॉज ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सेकेंड है ए हाउसिंग टैक्स विच वॉज इम्पोज्ड इन 1860, कि एक गृह टैक्स लगा दिया गया था जो 1860 में लगा था, ठीक है, इनकम टैक्स के रूप में, एज इनकम टैक्स, एज इनकम। यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ए हाउसिंग टैक्स विच वॉज इम्पोज्ड इन 1860 एज इनकम टैक्स, की इनकम टैक्स के रूप में एक हाउसिंग टैक्स लगाया गया था जो 1860 में लगाया था। ये भी एक कारण था रिवोल्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द दीवानी राइट एनफोर्स, की दीवानी राइट किस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी? द दीवानी राइट अलाउड द ब्रिटिश टू कलेक्ट द रिवेन्यू फ्रॉम द पीपल ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, कि दीवानी राइट जो आया था, दीवानी राइट आया कब था? तो दीवानी राइट 1764 में। कब? दीवानी राइट 1764 में सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था, और इस राइट के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश थे वो कलेक्ट कर सकते थे रिवेन्यू लोगों से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। सबसे पहले बिहार में आया था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द संथाल परगना एक्ट एम टू प्रोटेक्टिंग द संथाल परगना एक्ट एम टू प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल्स, कि संथाल परगना एक्ट आया था जो, वो क्यों आया था? तो जो संथाल्स ने, जो संथाल रेबलियन हुई थी, वो होने के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक एक्ट लेके आई, वो द संथाल परगना एक्ट, और ये था जो ट्राइबल्स थे जो उस जगह के संथाल के, तो उनको प्रोटेक्ट करना था, ठीक है। और इसके लिए फिर जो पुलिस या जो ब्रिटिश सरकार इनके क्षेत्र में फैली हुई थी वो भी वापस चली गई थी। इन्हीं लोगों को पूरा राइट मिल गया था, ये अपने लॉज खुद बनाते थे और पूरा इनके अंडर में आ गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द जमींदार्स, व्हाट वाज देयर रोल, कि जमींदार कौन थे और इनका रोल क्या था? जमींदार्स वर द न्यू लैंडलॉर्ड्स इन ब्रिटिश पीरियड, कि जमींदार नए लैंडलॉर्ड थे ब्रिटिश पीरियड में। दे वर द एजेंट्स ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, कि वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के एजेंट थे, जो औपनिवेशिक सरकार थी उसके वो एजेंट थे। दे कलेक्टेड द रिवेन्यू फ्रॉम द पीपल फॉर द गवर्नमेंट, और ये करते क्या थे, इनका क्या रोल था, कि एक तो ये एजेंट के रूप में थे, और दूसरा इनका क्या रोल था कि ये जो लोग थे, भारतीय जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करते थे ये सरकार के लिए। सरकार डायरेक्टली कोई रिवेन्यू कलेक्ट नहीं करती थी, इन लोगों से ही कराती थी। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर वेरी वेल। Thank you. Have a nice day. A very nice morning to all my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcoming again to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are continuing our S7 syllabus revision, and in this series I am going to tell you about the few important topics that included in the chapter 18, that is the pollution of air and water. So let's get
let's get started. In today's video we are going to discuss these content. So student, in this we are going to discuss firstly a case study that is related to the Ganga Action Plan. The Ganga is one of the most sacred rivers of the Indian. Millions of people depend on it for their daily needs and livelihood. Student, जैसा कि आपको पता है कि जो गंगा रिवर है दैट इज़ द होली रिवर ऑफ इंडिया, ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और बहुत सारे जितने भी मिलियंस ऑफ पीपल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन दैट ये अपनी नीड्स के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए उस रिवर पर डिपेंड करते हैं. द गंगा हैज़ बीन पोल्यूटेड फॉर मैनी ईयर्स एंड सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ये लोग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बिकॉज अपनी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो वहीं कंप्लीट करते हैं, उसके थ्रू करते हैं. सो दे आर पोल्यूटिंग दैट फ्रॉम कंटिन्यूसली मैनी लास्ट ईयर्स. द पीपल लिविंग इन नियर द गंगा रिवर थ्रो लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गार्बेज, डेड बॉडीज, फ्लावर्स, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, आइडल्स ऑफ God and goddess, polythene bags and many other material directly into the Ganga river. जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट की जो गंगा रिवर है ये मतलब बहुत ही सैक्रेड रिवर मानी जाती है और वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली अपने जितने भी ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो उसको थ्रो करते हैं. लाइक बहुत सारा गार्बेज आप कह सकते हो, हाँ, जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो, डेड बॉडीज़ भी इवन गंगा रिवर में डाली जाती हैं. फ्लावर्स वगैरह हैं, आपको पता ही है कि फ्लावर्स जो है फूल जो मतलब जितने भी नदियों उससे मंदिर से निकले हुए वाले टेम्पल्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं सारे डाले जाते हैं. और अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल का वेस्ट भी उसमें जाता है. आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस जो होते हैं भगवान की, देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती हैं. पॉलीथीन बैग्स भी है, बहुत सी अदर एक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिनको हम डायरेक्टली उस रिवर में डाल रहे हैं. तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू पॉल्यूट इट. द गंगा इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड इन कानपुर. कानपुर जो है सिटी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है गंगा रिवर में. देन टैनरी इंडस्ट्रीज में गंगा पोल्यूटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. द गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर ऑफ द वर्ल्ड. आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट की जो गंगा है हमारी वो पूरे वर्ल्ड की जो 10 रिवर हैं उनमें 10 जो इंडेंजर्ड रिवर हैं, खतरे में जो हैं, जिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उसमें से एक है. और गंगा रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मतलब बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था 1985 में. और इसका मेन एम था, इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये था टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन दैट रिवर. उस रिवर के अंदर पॉल्यूशन लेवल जो है उसको कम करना. सी हाउ पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड अंडर द प्रोजेक्ट वर्क. उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पॉल्यूशन से रिलेटेड मतलब जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. जितना भी वहाँ पे सॉलिड वेस्ट डाला जाता है उसको मैनेज करना है. हाउ दे हैव टू डिग्रेड इट, हाउ दे हैव टू डिस्पोज इट. इंस्टॉलेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. नाउ द सेकेंड वन वॉज टू इंस्टॉल अ sewage treatment plant. Then how they have to install a sewage treatment plant to treat that sewage, all the materials that are coming from the domestic waste, industrial waste or whatever the thing are there going to be happen. Installation of river front. जो रिवर फ्रंट है, इंस्टॉलेशन मतलब उस रिवर के सामने मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना कि वहाँ पर मतलब उसको पोल्यूशन से मतलब पोल्यूट ना होने पाए. वहाँ पे जो गार्बेज वगैरह डंप किए जाते हैं फर्स्टली चेकआउट होना चाहिए वहाँ पे, इस तरीके से बैन करना. डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट. अब उस इंस्टॉलेशन के बाद उसका डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, व्हाट एक्टिविटीज़ दे हैव टू परफॉर्म इन दैट रिवर फ्रंट केस. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ लो कॉस्ट सैनिटरी फैसिलिटी. नाउ द सेकेंड इन लास्ट वन इज़ दैट हाउ दे हैव टू मेंटेन द सैनिटरी फैसिलिटीज़ देयर. कि बिकॉज देखिए सैनिटरी फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली बात है, जो लोग उस धाम बोलते हैं जिसे मतलब वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी उनको कुछ सैनिटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग वहाँ पे प्रसाद वगैरह लेते हैं उसको फेंक देना हुआ, वेदर टॉयलेट्स वगैरह का जो डिस्चार्जमेंट वगैरह होता है. तो इस तरीके से वो चीज़ें भी एक ऐसा प्रोविज़न, एक ऐसा नियम वगैरह कानून बनाने कि वहाँ पर लो कॉस्ट हो, मतलब हाई लेवल का पेनल्टी वगैरह ना लगे या वॉट एवर वॉज दैट. The last one is to create the public awareness. They have to create the public awareness that
it means that they have to create awareness among the people that who are going to do such kind of activities that is going to be pollute our गंगा रिवर। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, वहाँ पे अवेयरनेस लोगों को जागरूक करना है कि मतलब इस तरीके की चीज़ें। दिस प्रोग्राम हैज़ टू ग्रेट एक्सटेंट, बहुत सारे मतलब काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर इससे, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी मतलब बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को मतलब कंट्रोल किया है, जिससे कि हमारी जो गंगा है नाउ इज़ गोइंग टू बी पोल्यूट फ्री। मतलब अगर धीरे धीरे कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ होती रहीं तो ये चीज़ें भी कंट्रोल में हो जाएंगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नमामि गंगे। ये एक नमामि गंगे प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, लॉन्च की स्कीम है, जो 2014 में लॉन्च की गई थी। इससे भी गंगा रिवर को प्योरीफाई किया जा रहा है एंड उसको फर्दर पॉल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है उससे भी बचाना है। So student, I have given this you on 21st August as a homework. I hope you will do it. Get a cross checking. First question is gases released on burning of fossil fuel. Fossil fuels के मतलब जब बर्न होने पर कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं? तो फर्स्ट वन इज़ CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज़ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के नेचुरल कॉजेज क्या हैं? फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म। मटेरियल डैमेज बाय एसिड रेन। स्टूडेंट मटेरियल्स की बात की है, सो यहाँ पे हम आयरन का भी लिख सकते हैं, मार्बल भी लिख सकते हैं, ओके। बट यू कैन ऑल्सो राइट द ताजमहल, आयरन पिलर, ये भी इसी के एग्जाम्पल्स में ही आ जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसेज इज़ अबाउट, ग्रीन हाउस में आपका वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड इट। Now see student, on page number 207 here is a self check question that can correct you what you have learned from this chapter, okay। The first one is matchup is about the water pollutants। देखिए water pollutants is related to the sewage and industrial waste। जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज होता है उसे हम वाटर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है वाटर बॉडीज़ में। नेक्स्ट इज़ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस होता है। नेक्स्ट इज़ वाटर प्यूरिफिकेशन एट होम। वाटर प्यूरिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं घर पे? दैट इज़ द फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग मेथड। वाटर बॉर्न डिसीज़, वो बीमारियाँ जो पानी की मतलब पॉल्यूशन से होती हैं, दे आर द कॉलरा एंड टाइफाइड, ओके। Now here is the word bank, that is the terms are using in this chapter. The first one is pollution। देखिए pollution क्या होता है? You should know about these terms। The contamination of environment with harmful, toxic and poisonous substance due to certain natural फिनोमिना एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और कुछ जो है नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से होने वाला जो टॉक्सिक एंड पॉइजनस सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, जाके मिक्सअप होता है, दैट क्रिएट द पॉल्यूशन होता है उससे, ओके। नेक्स्ट इज पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या है? एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन। एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, दैट इज नोन एज द पॉल्यूटेंट। एयर पोल्यूशन, कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर बाय अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स एंड गैसेज। कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर मतलब एयर के अंदर जो अनडिज़ायरेबल ऐसे अनइच्छित पदार्थ जब मिल जाते हैं, गैसेज उसमें मिक्सअप होती हैं, दैन दे क्रिएट द एयर पोल्यूशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज़ द term that relates to the trapping of solar radiations due to the presence of greenhouse gases। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो सोलार रेडिएशंस जो आ रही हैं, सन की किरणें, वो हमारे इन्वायरमेंट में ट्रैप हो जा रही हैं, दैट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट एनरिच्ड ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑन वाटर सरफेस। एक ऐसा न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ के मतलब जो भी जीव जंतु उसमें रह रहे हैं उनका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है। देखिए एक फर्स्टली यूट्रोफिकेशन होता क्या है, जो वाटर बॉडीज़ होती है उस पर आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे रह रहे होते हैं वो सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट नहीं ले पाते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत होने लगती हैं। सो दिस टर्म इज़ रिलेटेड टू द यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट फ्रेंड, इट इज़ अ राउंड अप। राउंड अप मीन्स आपको ये पूरे चैप्टर की एक समरी दी हुई है। हेयर इज़ द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो हार्मफुल सब्सटेंस और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं कुछ नेचुरल फिनोमिना या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब जाके इन्वायरमेंट में मिक्सअप होते हैं, दे आर सिंपली नोन एज द
पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो पोल्यूशन को क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज अ पॉल्यूटेंट। द एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि दैट जो हमारे सराउंडिंग में एयर है वो बहुत सारे डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर है। उसमें बहुत सारे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सारी गैसेज उसमें अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंट में, उसका जो एक फिक्स अमाउंट है उसमें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन। अब एयर पोल्यूशन के बारे में दिया कि एयर पोल्यूशन जो है एक मतलब कॉन्टेमिनेशन है। कॉन्टेमिनेशन में जो कांटेक्ट में आ जाते हैं एयर के अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स और गैसेस, कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स हैं और गैसेस हैं जिन्हें हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। वो पॉल्यूटेंट्स जब एयर के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। सम कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स आर डस्ट एंड सूट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल और सूट पार्टिकल्स जो होते हैं, धुआं वगैरह होता है या जो स्मोक निकला हुआ होता है व्हीकल्स वगैरह से, तो इस तरीके से केमिकल फ्यूम्स जो हैं, बहुत सारी केमिकल्स को बर्न करने से जो फ्यूम्स निकलती है। CFCs मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। गैसेस के बारे में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जब ये सारी चीज़ें जाकर के एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं देन दे फॉर्म द एयर पॉल्यूशन। एयर कैन बी polluted यूजली बाय टू सोर्सेज। दो सोर्सेज दिए हैं, फर्स्ट वन इज नेचुरल सोर्सेज एंड सेकेंड इज मैन मेड सोर्सेज। द थ्री मेन इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के तीन मेन इफेक्ट हैं स्टूडेंट। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, जो हमारी ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है। थर्ड वन इज एसिड रेन की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस विच पोल्यूट वाटर, उन्हें हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जो वाटर को पोल्यूट करते हैं। प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस, जो हमारा प्योर ड्रिंकिंग वाटर है वो कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होना चाहिए। एंड बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनसे, केमिकल से और जर्म से भी फ्री होना चाहिए। उसे ही हम अपना प्योर ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। एट होम वाटर इज़ प्योरीफाइड बाय इनफिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग, जो फिल्ट्रेशन मेथड है और बॉइलिंग मेथड है, इस दोनों की हेल्प से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। सिटी लेवल पे जो ट्रीटमेंट किया जाता है वेस्ट वाटर का, बहुत बड़े लार्जर स्केल पे किया जाता है। इस पूरे एंटायर सेटअप को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP, और सीवेज प्लांट। या तो हम इसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं या फिर सीवेज प्लांट बोलते हैं। इसमें पूरे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोसेस के थ्रू। सो स्टूडेंट, वी हैव डन अवर टुडेज कंटेंट, दैट्स ऑल, गुड बाय, टेक केयर। So let's start our today's maths class. In the previous class we did questions of exercise 6.3 and we already do the next part of question number second is this one. हमें क्या करना है? यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे सिंपली। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं? m स्क्वायर से। तो मैं एक स्टेप वो कर रही हूँ, m स्क्वायर यही लिख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर से क्या देखते हैं, अगर कुछ कॉमन आता है इन तीनों नंबर में से तो हम उसको पुट कर लेते हैं, अदरवाइज क्या जाता है एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले न्यूमेरल्स में देखो, न्यूमेरल्स में हमारे पास √3 है, यहाँ पे भी √3 और यहाँ पे भी √3, तो √3 कॉमन आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल √3 हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद m देखो, यहाँ पे m की पावर 3 है, यहाँ पे m की पावर 2 है, यहाँ पे m, मतलब m तीनों में है। और इसकी कौन सी पावर कॉमन लेते हैं? मिनिमम कौन सी लिख रही है? 3, 2 और 1, तो कौन सी मिनिमम है? 1 वाली। तो क्या हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा? √3 जा चुका है तो m की एक पावर हो चुकी है तो m की 2 बचेगी सिर्फ। उसके बाद माइनस √3 जा चुके हैं तो 2 रहा, यहाँ सिर्फ m की एक पावर हो चुकी है तो n, ठीक है। उसके बाद यहाँ √3 ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं तो यहाँ क्या बचा है? n, क्योंकि m हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहाँ कितना है? m स्क्वायर n स्क्वायर। अब यहाँ देखो, एक m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली क्या आ गया अब हमारे पास आंसर? √3। अब इसको अंदर ही लिख लो। अब इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? हर किसी के नीचे लिख सकते हैं, -2 √3 mn अपॉन में mn स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 √3n अपॉन में mn स्क्वायर। क्या किया हमने? ये जो नंबर है इनको हर किसी के नीचे लिख दिया है, ठीक है। √3 को फिर से अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा? 1, ये m कैंसिल आउट तो √3m अपॉन n स्क्वायर आ गया इसका आंसर। माइनस यहाँ से एक m कैंसिल आउट, यहाँ से एक n कैंसिल आउट, 2 √3 अपॉन में n बचा है यहाँ पे, प्लस यहाँ से एक n कैंसिल आउट, 5 √3 अपॉन में mn बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवाइड एंड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमें क्या लिखना है? क्वोशिएंट जो यहाँ पे आता है और रिमाइंडर नीचे जो रहता है वो करना है। लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड में क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले रूल होता है हमारे पास कि हम उसको पावर्स में अरेंज करें। मतलब कि यहाँ पे अगर ये y की पावर मैक्सिमम पावर
सबसे पहले होती है, उसके बाद उसे स्मॉलर देन स्मॉलर ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। अगर इनकेस यहाँ पे y की पावर 2 और इधर बीच में लिखा है y की पावर 3, तो हम उसको यहाँ लेके आएंगे, चाहे उसके आगे माइनस है उसको माइनस को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ऐसे सेम रूल यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम y की मैक्सिमम पावर्स को यहाँ लिखते हैं और मिनिमम को ऐसे लिखते हुए जाते हैं, ठीक है। अब रूल क्या होता है, सबसे फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, न्यूमरल्स में देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाए 6, ठीक है। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a = 6/2 मतलब कि 3 से। तो न्यूमरल्स में क्या हो गई 3, ठीक है। अब यहाँ टर्म देखो y और यहाँ कितना है y का स्क्वायर, y को किससे मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर आ जाए, तो y को y से ही करते हैं क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई में क्या होती है, ऐड होती है, तो y को y से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना आंसर आ गया 3y। अब मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारे पास 6y। अब इस 3y को इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस का 1 है और 1 नंबर को अगर हम 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, वो भी प्लस का आ गया यहाँ से। अब यहाँ देखो क्या होता है, इसके बाद साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, सिर्फ इन साइंस को देखते हैं। यहाँ प्लस है, इसके आगे लगेगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इसके भी आगे क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। ये हमें दिख रहा है, दोनों कैंसिल आउट, सेम टर्म्स है और माइनस प्लस में, यहाँ पे भी सेम टर्म है, प्लस माइनस में, तो ये भी कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास -4। अब ये जब हमारे पास यहाँ पे y में टर्म्स नहीं बचती तो वो क्या हो जाता है रिमाइंडर, हम इसके आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास 3y और रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ से अब हमारे पास -4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, नाउ इसी का ही फोर्थ पार्ट है हमारे पास। इसमें क्या है 2a - 5 है, उसको डिवाइड करना है इससे। अभी मैंने बोला था पावर्स में क्या होता है, सबसे पहले मैक्सिमम पावर होती है, तो यहाँ क्या देखिए a की पावर 4 बाद में लिखा और a की पावर 3 पहले, तो क्या करेंगे उसको पहले लेके आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड किससे करना है 2a - 5 को हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 4a की पावर 4, उसके आगे प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, उसके बाद आती है 10 इसकी पावर, उसके बाद 10 into a की स्क्वायर प्लस 30a और माइनस में 15, ठीक है। अब अरेंज, ठीक है, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है डिवाइड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ टर्म देखो 2a है और यहाँ इतना, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरल में देखो, न्यूमेरल में क्या है यहाँ 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 4 आ जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमेरल में पावर यहाँ पे आ गया 2। अब देखते हैं वेरिएबल में, यहाँ है a और यहाँ पे a की पावर 4, a को हम किससे मल्टीप्लाई करें, a की पावर 4 आ जाए, पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई में ऐड होती है, यहाँ 1 है तो इसमें कितनी ऐड कर देंगे 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2a की पावर 3, यहाँ पे आंसर आ गया, तो कितना बन गया 4a की पावर 4। अब इस 2a क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना है -5 से भी करना है, तो -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2a की पावर 3 से, क्या होता है न्यूमरल विल बी मल्टीप्लाई टू न्यूमरल, कितना आंसर आ गया -10 और a क्यूब एज इट इज आ जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास दिस, तो यहाँ लिख दो। अब हो गया ये, क्या होता है अब साइन चेंज करते हैं, यहाँ इसके आगे प्लस है तो इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे क्या लग जाएगा प्लस, सेम टर्म है दोनों, प्लस और माइनस है तो कैंसिल आउट। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है सेम टर्म है और प्लस माइनस से डिफरेंशिएट है, ये दोनों भी कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या अब हमारे पास, जो बचा उसको एज इट इज लिख देते हैं 30a - 15। अब यहाँ देखो यहाँ कितनी वैल्यू है स्टार्टिंग में -10 और यहाँ कितना है 2 है, मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे माइनस का 10 आ जाए, हमें दिख रहा है 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा, लेकिन चाहिए किसमें आंसर माइनस में, तो किससे करेंगे -5 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरल में टर्म बन गई -5, उसके बाद इसमें देखते वेरिएबल में यहाँ है a और उसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या आंसर आ जाए a², तो पावर्स क्या होती है ऐड होती है, तो 1 मिल गई तो एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ गया -5a, कितना आंसर बन गया 10a² तो हो गया। अब इस -5a को -5 से भी करना, देखो -5 मल्टीप्लाई -5a क्या हो जाता है न्यूमरल विल बी मल्टीप्लाई टू न्यूमरल, कितना हो जाएगा प्लस का 25 और a एज इट इज, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे प्लस का 25a, ठीक है। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें पता है कि वो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अगर सब्ट्रैक्ट या वो करना है लाइक टर्म्स में से कर सकते हैं, लाइक टर्म दिख रही है यहाँ भी a और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो a तो यहाँ से हो जाएगा, न्यूमरल में से अगर हम करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ क्या बन जाएगा 5a, तो ये टर्म क्या आ गई 5a और उसके बाद जो टर्म उसका एज इट इज वो करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ है 2 और यहाँ पे कितना है 5, अब हमें नहीं पता 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर क्या आ जाए 5,
तो इसके रिप्लेसमेंट हम यहाँ x लिख लेते हैं, ठीक है, हमें x निकालना। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 और इसके नीचे चला जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में मतलब 5/2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, प्लस के 5/2 से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ a है और यहाँ पे भी a है। a को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे a आ जाए, 1 से, तो मतलब वहां पे 1 से ही होगा, सिंपली 5/2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ बन गया 5a। अब इस 5/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी तो करेंगे ना, -5 से, तो करो यहाँ पे 5/2 को -5 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो कितना आ गया, -25/2, तो यहाँ लिख दो -25/2, कितना हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस बना। अब आंसर क्या है हमारे पास, +25/2 है और माइनस का कितना है 15, इसके आगे कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, यहाँ हो गया 225, इसको डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। अब क्या है, दोनों साइन डिफरेंट, डिफरेंट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कर दिया 5 आया, और साइन किसका आता है, जो बिगर टर्म के आगे, बिगर टर्म के आगे माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिमाइंडर, ठीक है, माइनस का 5/2 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, So in the fourth question we have to divide the following and verify the result. Verify कैसे करते हैं, जो हमारे पास रूल होता है, डिवाइड जब करते हैं तो डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई विद डिवाइडेंड और प्लस क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड में क्या होता है, सिंबल बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से टर्म है हमारे पास ये, और इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3y⁴, उसके बाद माइनस का y और +1, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन स्मॉलर। इसमें हमारे पास ऑलरेडी ये अरेंज फॉर्म में है, तो हम एज लिख देंगे +4y⁴ -5y⁴ और माइनस का 1, ठीक है। क्या रूल होता है, सबसे पहले यहाँ देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या आंसर आता है, यहाँ कितनी न्यूमरल्स में पावर, तो न्यूमरल में वैल्यू क्या है 6, तो 3 को 2 से करेंगे, तो सिंपली यहाँ 2 लिखो पहले तो। उसके बाद यहाँ है y⁴2, तो y⁴2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 5 आ जाए, ठीक है। पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है, 2 यहाँ पे आ गया, 2 में क्या ऐड करें, 5 आ जाए 3, तो मतलब y⁴3 से होगा, तो यहाँ लिख दो सिंपली y⁴3, कितना बन गया 6y⁵। अब इस 2y³ को हमें इन दोनों नंबर से भी करना है, ठीक है। करो यहाँ पे 2y⁴ मल्टीप्लाई विद -y, कितना हो गया, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस का 2 आ गया, क्योंकि नंबर में यहाँ पे 1 और यहाँ 2 है, ठीक है। इसके बाद देखो मल्टीप्लाई में क्या है, y की पावर कितनी बन जाएगी 4, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती है ऐड। अब यहाँ y की पावर 4 है, तो इसके नीचे लिख देंगे हम ये। इसके बाद इस 2y³ को इस +1 से भी करना है, 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता है, तो प्लस का 2y⁴ बन गया। यहाँ पे क्या करते हैं हम, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, यहाँ साइन चेंज करा और यहाँ पे भी साइन चेंज करेंगे, ठीक है। साइन कौन सा चेंज होता है, ये जो नीचे वाले। अब यहाँ देखो दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, और इसके बाद 4 और यहाँ पे प्लस का 2, दोनों प्लस के हैं तो कितना हो गया 6 और y⁴ यहाँ देखो दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, लेकिन क्या है दोनों माइनस के, मतलब माइनस का 5 और माइनस का 2, क्या होता है सेम साइन में एडिशन, लेकिन साइन किसका आता है, बिगर टर्म के आगे जो है, तो -7y⁴ बन गया, और यहाँ जो एडिटीज उसको काट लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 6, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ कितना है y⁴ और यहाँ कितना है y⁴, तो y⁴ किससे मल्टीप्लाई करें, y⁴ बन जाए, 2 में क्या ऐड करेंगे 2, तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कितना होगा 2y², तो यहाँ तो बन गया 6y⁴। अब इस 2y² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -y से, यहाँ करते हैं 2y² को -y से मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वही टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद y की कितनी पावर बन जाएगी 3, तो y⁴ यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद 2y² को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2y², लेकिन यहाँ पे y² की टर्म नहीं दिख रही, तो उसको कहाँ लिखेंगे, सबसे कॉर्नर में इधर, ठीक है। साइन चेंज करो, यहाँ से कैंसिल आउट, इसका साइन चेंज करेंगे प्लस बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या बन गया, सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो यहाँ तो हो गया y⁴ तो रह गया, और यहाँ पे -7 और +2 कितना हो गया, माइनस का 5, उसके बाद -2y², और यहाँ कितना है माइनस का 1। इस -1 को चेंज नहीं करेंगे अभी, ठीक है, जो नीचे हमने यहाँ लिखी है उन्हीं का साइन चेंज होता है, ऊपर वाली टर्म्स का नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ कितनी टर्म बन गई अब हमारे पास 3, और यहाँ कितना है माइनस का 5। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे माइनस का 5 आ जाए, तो x लिख देते हैं इसकी जगह, x की टर्म क्या आ जाएगी -5 और /3, मतलब -5/3 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा
उसके बाद टर्म्स देखो y में, यहाँ है y की पावर 2 और यहाँ y की पावर 3, मतलब 2 में क्या ऐड करे 1, तो मतलब y से ही मल्टीप्लाई होगा। कर दो इसको, कितना बन गया -5 y की पावर 3। उसके बाद -5/3 y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -y से, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5/3 एज इट इज, और y मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा y की पावर 2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, यहाँ से +1 से करेंगे वही टर्म आ जाएगी, लेकिन यहाँ y की टर्म नहीं है तो इसको कहाँ लिखेंगे, इधर, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन चेंज, यहाँ हो गया ये, इसको करेंगे y² तो एज इट इज, -2 और -5/3, कितनी टर्म बन गई, 3 एलसीएम, यहाँ कितना हो गया -6 -5, -11/3 आ गया यहाँ पे हमारे पास आंसर। और यहाँ से साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ y/3 ऑफ y, और यहाँ से -1 एज, ठीक है। इसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं उसको, -11/3 y² बचा है, प्लस का 5/3 y बचा, और यहाँ पे -1, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है, -11/3, और यहाँ क्या है 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, -11/3 आ जाए, यहाँ करके देख लेते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कितना आंसर आ जाए, -11/3, क्या हो जाएगा 3 इधर जाके राइट में, तो x = -11/3 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया -11/9, तो यहाँ लिख दो -11/9। y की टर्म्स में क्या है, यहाँ y², यहाँ भी y², तो कुछ y² से तो कुछ y की टर्म नहीं आएगी, तो सिंपली अब कर दो -11/3 y² हो गया। -11/9 को किससे करेंगे, माइनस का y वाली टर्म वहां पे नहीं दिख रही है, सबसे पहले दोनों माइनस माइनस क्या बना देंगे, प्लस हो गया 11/9 एज इट इज, और यहाँ पे y की टर्म ही रहेगी। उसके बाद -11/9 को किससे करना है, +1 से भी करना है, तो कितना हो जाएगा, -11/9 ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ साइन चेंज करोगे, ये माइनस और यहाँ पे प्लस। अब देखो यहाँ y टर्म है, लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ तो बच गया y, 5/3 में से अब हमें माइनस क्या करना है, 11/9, क्या एलसीएम आएगा दोनों का 9, यहाँ कितना हो जाएगा 15 - 11 विच इज इक्वल टू 4/9, तो कितना आंसर आ गया 4/9y। अब करेंगे -1 प्लस का 11/9, एलसीएम क्या आ गया 9, माइनस का 9 + 11 कितना आ गया 2/9, प्लस का 2/9, तो ये क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर इसका, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना क्वेश्चन जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना आप इससे, ठीक है, और उसमें प्लस क्या करना है, ये आंसर क्या आना चाहिए, जो डिवाइडेंड हमारे पास ये है, ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक करी होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी ट्राई इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑल फॉर टुडे। Students, this is for class 8, chapter number 13. In previous video we completed with the chapter number 12, and now let's start with the 13th chapter, that is conjunctions. Now students, I will tell you the define of conjunctions. What is the meaning of conjunction? Now let's start. Define of conjunction is a conjunction is a word that is used to join words, group of words or sentences. For example, and, or, but, while, etc. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और उनके बीच में हम एंड पुट करते हैं, इन वर्ड्स को पुट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस के मीनिंग को चेंज कर देते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड, देयर अनदर नेम ऑफ कंजक्शंस इज लिंकर्स। अनदर नेम ऑफ conjunction is linkers or connectors. लिंकर्स और कनेक्टर्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। लिंकर्स मीन्स दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को एक साथ लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं।
कनेक्टर्स मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट करना. I will give you an example also with the help of sentence. Tea and coffee. जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे. Tea and coffee are popular beverages. In this sentence, we are using and as a conjunction which join two words in same sentence. It means this is and is a conjunction. Okay. Now I will tell you some more conjunctions type, like first is coordinating conjunctions. Now I will tell you about coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions क्या होते हैं? Coordinating conjunctions are that joins two independent sentences or two sentences of equal rank or importance is known as coordinating conjunctions. For example, when we are talking about, अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, टी एंड कॉफी. टी एंड कॉफी आर पॉपुलर beverages. Okay students, and is used here is called coordinating conjunctions. How we are going to note it? अगर हम टी यूज करेंगे तो वो उससे चाय बनेगी, अगर हम कॉफ़ी यूज करेंगे तो उससे कॉफ़ी बनेगी. तो ये दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट वर्ड है जो अपनी अपनी प्लेस पे इम्पॉर्टेंट है, और वो दोनों इक्वल ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो टी पीते हैं और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कॉफ़ी पीते हैं. ओके स्टूडेंट्स, on the basis of coordinating conjunctions we are having four types of coordinating conjunctions, and they are cumulative conjunctions. First is cumulative conjunction, second is adversative, third one is alternative, and fourth is illative, illative. These four kinds of conjunctions are used as they are given in your book also. Each word has their own importance, how they are going to use. Now I will tell you one by one from your book only. Now let's start. Now first is cumulative conjunctions. Cumulative conjunctions are one statement or fact to another. Example as and, both, and, as well as, no less than. They are the commonly used conjunctions of this type. First of all, I will tell you about and. And is the example of cumulative conjunctions. With the help of sentence, I will tell you. Harshit returned the camera and apologized for the delay. Harshit returned the camera. Harshit apologized for the delay. By joining these two sentences, we are using and. And is the
word which join two sentences equally make one statement. हमने and यूज़ किया है और इससे हमें दो स्टेटमेंट्स बन गई, लेकिन यहाँ पे अगर हम अलग अलग लिखते तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस बनते. Like this, the door opened and cold wind began to blow in. Now I will tell you both and कैसे यूज़ होते हैं दोनों ही एक ही सेंटेंस में. The actors in the play were both engaging and skilled in their performance. यानी कि दोनों एक्टर के बारे में बात हो रही है, दोनों एक्टर्स के बारे में बात हो रही है. दे बोथ आर एंगेजिंग एंड स्किलफुल इन देयर परफॉर्मेंस. बोथ, अगर हम बोथ और एंड वर्ड यूज़ नहीं करते तो इनके भी दो सेंटेंसेस फ्रेम होते. टू मेक वन सेंटेंस मीनिंगफुल वी आर यूजिंग कंजक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज एज वेल एज. As well as is used. Rubina is a talented musician as well as a good photographer. By reading a statement, we will know about which conjunction is used in this sentence. No less than. I am no less obliged to you than to your father. Not only but also. How we are going to use both the words in one sentence? The flood waters not only damaged the earthen dam but also contaminated the drinking water. So students, I hope you understand this topic. Cumulative conjunctions which are used to make one statement. We are using cumulative conjunctions. Thank you everyone. Hello student, today in 8th class GK I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 16. In previous video I discussed with you chapter number 15. So let's start chapter number 16. Student, chapter number 16 is national symbols. Here some national symbols are given. Student, you know very well जो नेशनल सिंबल या नेशनलिटी है वो किसी भी देश की यूनिटी को शो करते हुए कोई भी सिंबल चूज की जाती है. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल कैलेंडर एंड लास्ट वन इज नेशनल बर्ड एंड एनिमल्स. दीज ऑल्सो आर गिवन. तो स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. और फर्स्ट वन इज नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग एक हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर with 3 equal horizontal strips, saffron strip at the top. जो हमारा तिरंगा है वो उसमें 3 कलर्स हैं. फर्स्ट वन इज सेफ्रॉन, नेक्स्ट वन इज वाइट एंड लास्ट वन इज ग्रीन. तो स्टूडेंट जो तीनों जो कलर है वो इक्वलिटी में है, शो कर रखे हैं. और इनके बीच में जो व्हाइट होता है उसमें एक स्ट्रिप होती है, सर्कल बना हुआ था, उसमें 24 स्टिक्स होती हैं जो कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से. और जो फ्लैग है उसकी जो लेंथ और विड्थ का रेशियो कितना है, 2:3. तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन आपसे आस्क किए जा सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग. ठीक है. और सेंटर में कौन सी स्ट्रिप होती है, व्हाइट. और जो सर्कल होता है वो किस कलर का होता है, नेवी ब्लू, विच रिप्रेजेंट द चरखा. और नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जुलाई 1947 में. ठीक है. नेक्स्ट वन इज नेशनल एम्बलम. नेशनल एम्बलम इंडिया का कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, सारनाथ से. और जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक है, एज इट्स स्टैंड टूडे. ओनली 3 लॉयंस आर विजिबल, 4th आर हिडन फ्रॉम द व्यूज. इसमें बताया गया है कि जो नेशनल एम्बलम है उसमें 4 है, लेकिन जैसे जो फ्रंट वाला है उसके बैक में जो है वो शो नहीं होता, इसलिए ओनली 3 हमें जो लॉयन है वो शो होते हैं. द व्हील चक्र अपीयर्स द रिलीफ ऑफ द सेंटर अबकस विद ए बुल ऑन राइट एंड ए हॉर्स ऑन द लेफ्ट. द वर्ड सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम. इट वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 26 जनवरी 1950. और कभी अडॉप्ट किया था भारत सरकार ने, 26 जनवरी 1950. स्टूडेंट, दैट इज द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल एम्बलम. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर की साइड एक हॉर्स बना हुआ है और इधर की साइड एक लॉयन बना हुआ है.
और इधर से देखो यहाँ पे 3 जो लॉयन है उनके फेस आपको दिख रहे हैं, 4th इसके पीछे है। तो आपको ये बताया गया है, इसके नीचे है जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज नेशनल एंथम। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये राइट किया था। जन गण मन इसकी स्टार्टिंग है। वाज अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनवरी 24, 1950 and the complete stanza consists the song. The first stanza which have been adopted by the defense force and is sung on ceremonial occasion. Ceremonial जो occasion होते हैं उस पर गाया जाता है और 52 सेकेंड में ये कंप्लीट होना होता है। ठीक है, स्कूलों में मोस्टली ये 15 अगस्त और जो 26 जनवरी होते हैं रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे संग किया जाता है। वैसे मोस्टली आफ्टर प्रेयर डेली नेशनल सॉन्ग का जो है संग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज नेशनल एंथम का नेक्स्ट वन इज नेशनल सॉन्ग साइमल्टेनियसली विद द अडॉप्शन ऑफ जन गण मन एज द नेशनल एंथम इट वाज डिसाइडेड टू इक्वल स्टेटस टू बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम विच हैज बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो स्टूडेंट वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, इनमें भी जो इंडिया के पीपल के लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग है ये, जिन उनकी जो आज़ादी है उसका बलिदान के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसी स्टेटस में रखते हुए इसको नेशनल सॉन्ग बनाया गया वंदे मातरम को, और जनमन गणमन को नेशनल एंथम बनाया गया। ठीक है, ये किसने राइट किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट वन इज नेशनल कैलेंडर। जो नेशनल कैलेंडर है वो किसके ऊपर बेस है? शाखा इरा के नाम के ऊपर बेस है। और जो द डे ऑफ दिस कैलेंडर परमानेंटली corresponds with the Gregorian calendar चित्रा 1 falling on March 21 is common year and on March 22 is in a leap year। तो इस तरह से इसमें डिस्कस किया गया है नेशनल कैलेंडर में। नेक्स्ट वन है नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल्स एंड फ्लावर्स। बर्ड क्या है? पिकॉक। एनिमल क्या है? टाइगर। एंड फ्लावर क्या है? लोटस। स्टूडेंट ये आपके नेशनल सिंबल, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है अपने एग्जाम के लिए। ओके, हेलो स्टूडेंट, टुडे इन कंप्यूटर क्लास आई प्रियंका मैम डिस्कस विद यू सम बेसिक क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट मेमोरी। You know very well, memory is a place where data is stored in computer. Data को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज होता है। We have 2 types of memory in computer, primary memory and secondary memory. Both memories function are different. Primary memory store data temporary means less time के लिए। जब तक आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं कर सकते तब तक आपका डाटा उसमें स्टोर होता है, अदरवाइज वो डिलीट हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली, जब तक आप उस डेटा को डिलीट नहीं करते। ओके, नाउ आई टेल द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी स्टोर डेटा टेम्परेरी मीन्स थोड़े टाइम के लिए डेटा स्टोर करती हैं। जब तक आप अपने सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तब तक वो डेटा उसमें होगा, अदरवाइज टर्न ऑफ करते ही आपका डेटा लॉस हो जाएगा। इट डायरेक्टली रीड डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, सीपीयू। ये डायरेक्ट सीपीयू से डेटा को रीड करती हैं और देन प्रोसेस करती हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी। इट स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल इट डिलीट। ये डेटा को परमानेंट स्टोर करती है जब तक उस डेटा को डिलीट नहीं करते हैं। Now I tell you some example of primary and secondary memory. Primary memory include 2 parts, RAM and ROM, and secondary memory include magnetic tape, optical disk, hard disk, floppy disk, and pen drive are also included in secondary memory. CD, DVD are also the part of secondary memory. Now I tell you about RAM and ROM. RAM full form is random access memory and ROM full form is read only memory. It means RAM में जो डेटा स्टोर होता है we can read and write both. Okay, but in ROM we can store data only for reading. We can only read the data from here. We cannot change that data. Next one is store data
In RAM, when you have to your system power off, the data can be removed in RAM, but in ROM, the data cannot be lost when you power off your system. And third one is versatile memory and non-versatile memory. Means जो रैम होती है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं. मीन्स उसमें जो डेटा स्टोर होता है वी कैन चेंज दैट, बट इन रोम वी कैन नॉट चेंज डेटा. इट मीन्स इट नॉन वर्सेटाइल. ओके, अकॉर्डिंग टू मी you understand the difference between RAM and ROM. Now I tell you secondary memory. Magnetic tape, optical disc, hard disk, floppy disk, pen drive, इन सब की अपनी कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की. अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी वी कैन स्टोर डेटा इन दैट. ओके, नाउ आई टेल यू सम स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर. दीज आर द स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर. 8 बिट मीन्स होता है 1 बाइट. 1 बाइट किसके इक्वल होता है? 1 कैरेक्टर के. और 1024 बाइट्स होता है 1 KB के इक्वल. एंड 1024 KB इक्वल होता है 1 MB के. MB होता है मेगाबाइट, KB किलोबाइट, GB गीगाबाइट एंड TB टेराबाइट. TB इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा. 1024 GB is equal to 1 TB and 1024 MB is equal to 1 GB. Okay. In generally we use data storage in GB. In memory, that is the important topic units in computer. So student, you have to learn all these units that generally ask in competitive exam. Based on that video, you have to complete that written assignment. First question is define memory. Next question is which memory store data permanently. Full form of RAM and ROM. Give 3 examples of secondary memory and is RAM a versatile memory or not. जो ROM है वो versatile memory है या नहीं, ये आपको बताना है. So student, I hope you complete that assignment. Thank you. Have a nice day.